नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्र एग्ज़ाम तक के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पीटी एग्ज़ाम के 24 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आया था, उसकी आंसर की पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी और सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बुकलेट ए की बात करते हैं। इसके पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं, तो ध्यान के साथ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारा पेपर एक ही था, क्वेश्चन एक ही थे, बस उन क्रम इधर-उधर था। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएँगे और ईज़िली आप अपने आंसर की को मिला पाएँगे। पहला क्वेश्चन था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही क्रम आपको लगाना था। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इल्तुतमिश की बात करते हैं तो ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल सभी को पता होगा, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं अकबर की, तो इनका कार्यकाल तो पता ही होगा कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक आपके इनका कार्यकाल था। और बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो इनका कार्यकाल था 1540 से लेकर आपके 1545 ईस्वी तक ये कार्यकाल रहा था। और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सीधा इजीली देखेंगे तो आप आसानी के साथ आंसर दे पाएंगे। पहले आपकी इल्तुतमिश की बात करते हैं, फिर कार्यकाल आपके अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बाद शेरशाह सूरी का और उसके बाद अकबर का। कहने का मतलब कि 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, तो 4 3 1 2 देखते हैं किस विकल्प में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की 4 3 1 2, ये उत्तर आपका सही है। तो कालानुक्रम काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था, आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुकाराम की बात करते हैं, तो ये आपके क्या थे, ये आपके शिवाजी के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, लॉर्ड क्लाइव की, तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और अगर जनरल करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तब आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बी आंसर हो जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि चरक संहिता संबंधित है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, कनिष्क की बात करते हैं। उनके कार्यकाल में दोस्तों के उनके दरबार में रहते थे चरक नाम के एक चिकित्सक, उनकी ही पुस्तक थी चरक संहिता, और ये चिकित्सा से संबंधित है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। यहाँ पर तो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है जोड़ा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ये वीडियो बनाने मुझे थोड़ा सा समय चला गया, मैं आज बना रहा हूँ, तो मेरे पास बुकलेट आ गई थी आपकी परसों ही, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ। मैं इसका वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप अपनी तरीके से वीडियो बनाइए, जो और लोग वीडियो बना रहे थे उसमें केवल केवल आंसर की बता रहे हैं और हमें डाउट लग रहा है। आप अपने हिसाब से पूरी तरीके से डिटेल में करा दीजिए, जैसे हमने सेकंड शिफ्ट का कराया था। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आता कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, अशोक ने लड़ा था आपके 261 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत आपके 78 ईस्वी में, बिल्कुल सही। कनिष्क के समय में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है 622 ईस्वी से, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो ये गलत दे दिया है, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहीं से आपके एक हिसाब से मुगल साम्राज्य का पतन मान लिया जाता है। तो 1707 होगा, ना कि 1709। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा आपके दादा भाई नौरोजी। इन्होंने आपके 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें आपके 1886 में, 1893 में मद्रास अधिवेशन और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, इन 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन की पुस्तक है, इन्हें ही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में आपके 1915-16 ईस्वी में आपके होम रूल लीग शुरू होती है। आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर में आ गया कि निम्न का मिलान कीजिए, और काफ़ी आसान था। ब्रह्म समाज सभी को पता होता है कि राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन आपके 1897, स्वामी विवेकानंद। और बात करते हैं सत्य शोधक समाज की, तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए कि पहले का हम लोग दूसरे में ले जा रहे हैं, पहले का हम लोग तीसरे में ले जा रहे हैं, पहले का तीसरे में, दूसरे का हम लोगों ने पहले मिला दिया, फिर तीसरे का दूसरे में मिला दिया, फिर आपके चौथे का हमने 5 में मिला दिया। तो 3 1 2 5 किस में है? आइए हम लोग देख लेते हैं। 3 1 2 5 ऑप्शन देखेंगे, 3 1 2 5 किस में है? तो सी आंसर है 3 1 2 5।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु गेव द स्लोगन डू और डाई। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने आपके नारा दिया था करो या मरो का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से हम लोग लगाते हैं। 10वां क्वेश्चन इतिहास का जो आया था, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्तावक किसे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपके सुभाष चंद्र बोस ने जब आपके आपके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था तो इस पद का प्रस्तावक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1839 में आपके त्रिपुरी में इन्होंने जीता था। उसके बाद इस्तीफा दे दिया था तो राजेंद्र प्रसाद जी को उसका प्रस्तावक बनाया गया था। अब देखिए भाई, जियोग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोगों ने सही से अध्ययन किया होगा तो 8-9 आप लोगों ने आसानी से किए होंगे और पढ़ने वाला तो 10 का 10 भी किया होगा, लेकिन सामान्य रूप में आपको 8-9 तो करना था। अगर आप इससे भी कम किए हुए हैं मतलब आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। इसके बाद देखिए सलालपन बिजली परियोजना आपकी बिल्कुल सही चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन है। बसंत विषु होता है तो बसंत विषु कब होता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपके 21 मार्च को। 21 मार्च को आपकी बसंत विषु और 23 मार्च को आपके शरद विषु होता है। शरद शरद विषु होता है दोस्तों आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 23 सितंबर को और 21 मार्च को होता है आपके बसंत विषु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने आसानी के साथ इसका आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना की बात करते हैं, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि तांबा, आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना जो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मैंने कई बार पढ़ा था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कहाँ पर है? तो असम में है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो बिल्कुल सही, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके सिंधु की बात करते हैं। ये तीनों नदियां हिमालयी नदी तंत्र की हैं। तो ऑप्शन में आपके दूसरा और तीसरा आया है, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बैंक दरकार दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो हमने आपको 3 रेट बताए थे। एक बैंक रेट आपको पढ़ा दिया था आपसे, आपके बैंक रेट भी आपको पढ़ाया था, रेपो रेट भी आपको पढ़ाया था और रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ाया था। इसमें आपके बैंक रेट आ गया। मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। तो डी आंसर हो जाएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या होती है? बैंक दर कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पेपर में आया था कि यदि आरबीआई की बात करते हैं नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो भाई बढ़ जाएगा। साख सर्जन क्या होगा? बढ़ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये, पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, ये सिंपल है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो बिल्कुल पढ़ाया था मैंने आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब मैंने पढ़ा था। कि बात करते हैं किसकी बात करते हैं? निजी अधिकार की, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो पूंजीवादी होगा। अगर सरकारी वाला पूछ ले आपसे, अगर सरकारी वाला पूछ ले तो आपके समाजवादी होता है। और इन दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे निजी अधिकार का पूछा गया था, इसीलिए पूंजीवादी होगा। क्या होगा? पूंजीवादी होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर ऑन्ड प्राइवेटली। देखिए भाई क्या पूछा आपके? प्राइवेटली पूछ रहा था, इसीलिए हमको क्या लगाना पड़ा? इसीलिए हमें आपकी पूंजीवादी लगाना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा। दोस्तों 1 रुपये का जो नोट होता है आपके, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का आपके हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा 2 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के जो नोट होते हैं सब पर आपके किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सब पर आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो इसमें 25वें नंबर पर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के हैं। आगे बात करते हैं कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए थे मिले जुले कह सकते हैं, 2 एक सरल 2 एक हार्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का बनाया गया था। बल्कि इसके मुकाबले जो सेकंड शिफ्ट का पेपर में इकोनॉमिक्स आया था वो काफ़ी आसान आया था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं आपकी स्वच्छता की बात करते हैं, किसमें शामिल है? तो भाई बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी और समवर्ती सूची को लगा दिया है, तो ये गलत होगा। भाई जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात करते हैं तो ये राज्य सूची में शामिल है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में
पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो बिल्कुल भाई आपके डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निदेशक तत्व की बात करते हैं, इसमें पंचायती राज रखे गए हैं आर्टिकल 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किसका भाई? राइट टू एजुकेशन इज आपके फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का ए इससे संबंधित है। 86वें संविधान आपके संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके 2002 ईस्वी में, मैंने कई बार आपको पढ़ाया था, इसमें ही शिक्षा का अधिकार आपके जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि आपके संविधान में किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने आपके 13 दिसंबर को आपके क्या रखा था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित कराया था। बाद में यही प्रस्तावना का रूप इसने ही ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि अल्पसंख्यक के हित में निहित अनुच्छेद कौन सा? ये क्वेश्चन आया था, तो अनुच्छेद 29 करेक्ट आंसर होगा। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इन के यहाँ पर तुमसे पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर्ड, मतलब कि आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ठोस चालक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपके सॉलिड कंडक्टर्स की बात करते हैं। धारावाहक क्या होते हैं? आपके धारावाहक क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सही उत्तर हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और किसका मात्रक है? तो समय का मात्रक है। दोस्तों समय का आपके बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ा मात्रक है आपके समय का पार्थिव होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम से पूछा गया था, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आल्सो, तो हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की बात करते हैं, CaOCl2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान आया था कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत क्या है? तो आप इसे काफ़ी आसान तरीके से लगा सकते थे। आप लोग जानते हैं कि 24 कैरेट सोना क्या होता है? आपके शुद्ध होता है, मतलब 24 कैरेट सोना आपके 7% के बराबर होता है। और आपके 18 कैरेट पूछा गया है, तो भाई अगर 6 से गुणा करते हैं तो 6 गुणे 4 बराबर क्या होता है? 6 गुणे 4 बराबर 100 आपके होता है, आपके 24 कैरेट, और 25 गुणे 4 बराबर होता है 100। हम इसके बराबर कर दे रहे हैं। आपसे 18 पूछा गया था, तो मतलब 6 गुणे 3 पूछा गया था, 6 गुणे 3 18 कैरेट का पूछा गया था, तो हम 25 गुणे 3 करेंगे, 75% आ जाएगा। सीधा आंसर आप लोग लगा सकते थे, सीधा आंसर आप लोग लगा सकते थे आपकी 75%। भाई जब 24 कैरेट की बात करते हैं 100% है, तो 18 कैरेट आपके 75% होगा। मैंने आपको समझा दिया। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो विटामिन सी होता है संतरे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइट्रिक अम्ल होता है, अगर अम्ल पूछता तो। ये देखिए गणित के प्रश्न काफ़ी आसान है। आपके दोनों शिफ्टों की पेपर मैंने आपके फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का सॉल्व आपको करा दिया है, और दोनों के गणित के प्रश्न इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि पूछिए मत। आप इसको आपके कम से कम आपने 1 मिनट को भी नहीं लगा होगा आपको पूरे क्वेश्चन हल करने में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर 196 दे दिया और यहाँ पर आपको 56 दे दिया। भाई आप लोग जानते हैं कि जब ये वर्गमूल में है तो ये 196 14 के बराबर है, ये आपके 14 के बराबर है, और अंडर रूट यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर 56 है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ 72/6 आपके 56, ठीक है। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि 14 चौका 56 हो जाता है, और ऊपर से काट देंगे तो 4 1 9 4, आपके 4 3 7 4 18 है। तो आपके अंडर रूट एक्स और 18, तो एक्स आपके इसका स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 324। कितनी भैंस की पूछो ने आपके 18 आंसर लगा दिया। गलत है बेटा, सी आंसर होगा 324 आंसर होगा। जिसने भी 18 लगा दिया है जान लीजिए कि आप गधही हैं भाई, गधही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया है और इसको आपको निकालना है कि क्या आएगा। तो काफ़ी सिंपल देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये एक पोर्शन पकड़िए और ये एक पोर्शन पकड़िए। कहने का मतलब कि आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, और नीचे क्या दिया है उसको देखिए। ऊपर तो आपके ए क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया है, और नीचे क्या दिया है आपके, एक तो आपके ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस आपको बी स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए बी स्क्वायर, और माइनस आपको ए भी दिया हुआ है, माइनस ए भी दिया हुआ है। अच्छा आप लोग बताइए कि आपके इसका सूत्र क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो भाई आपका नीचे तो आपका ये है, ये वाला पोर्शन नीचे, तो ये तो कट जाएगा और यही बचेगा, और यही आपको निकालना है, मतलब ए प्लस बी आपको कर देना है। तो 885 और आपका 115 की बात करते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 सही आंसर आ जाएगा। तो सूत्र के हिसाब से करना था, नीचे वाला ऊपर वाले को काट दिया और ए प्लस बी बचा, उन दोनों को जोड़ने के बाद 1000 सही आंसर आ गया। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, सरलीकरण से क्वेश्चन आ गया। सरलीकरण करना था भाई, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हमको जहाँ पर जो आपको नीचे दिया है इसको इसके चिन्ह को बदलकर ऊपर गुणा कर देना है।
कहने का मतलब कि इसमें ही आपको गुणा करना है किसका, √5 माइनस √3 का, और फिर नीचे √5 माइनस √3 का। हमने क्या किया, हमने इसी का आपके चिन्ह बदलकर आपको गुणा कर दिया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसको गुणा करेंगे तो कैसा आंसर मिलेगा। भाई आप इसका गुणा पहले हम इन दोनों में करते हैं, तो आपके यहाँ से करेंगे √5 इंटू √5 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपके आपके √5 गुणे √3 करेंगे तो 5 15 मतलब √15 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। इसके अलावा फिर अब इसका गुणा करेंगे भाई दोनों में, तो इसका गुणा करेंगे तो फिर माइनस √15 आ जाएगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √3 इंटू √3 मतलब आपके 9 आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। कितना आ जाएगा, मतलब √3 इंटू √3 तो 3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो भाई इसको जब सरल करेंगे तो इसको सरल करेंगे तो 5 और 3 जुड़ जाएगा 8, और अंडर रूट माइनस √15 और माइनस √15 जुड़कर हो जाएंगे माइनस √30। कितना हो जाएगा, माइनस √30। भाई ये देखिए कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब आपके √5 का स्क्वायर मतलब 5, और 3 का स्क्वायर मतलब आपके √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो 5 में 3 घट गया तो 2 आ गया। क्या आ गया, 5 में से भाई आपके 3 घट गया तो 2 आ गया, और 2 का आपके यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 चौक 8, और इसमें भाग करेंगे तो फिर इसमें भाग करेंगे तो 15 दूना 30 मतलब कि आपके √15 आ जाएगा। तो 4 माइनस √15 सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर है 4 माइनस √15। एक बार फिर से वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, सरलीकरण करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीवी सेट का मूल्य आपके 30% घटाने पर 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ देती है वहाँ पर जैसे 30% घटाने पर दे रहा है तो 100 में 30 घटा दीजिए, 70 आ गया। फिर इंटू में कर दीजिए 20% बढ़ाने पर तो आपको 120 कर दीजिए। इन दोनों को जीरो काट कर आप 12 सत्ते 84 निकाल दीजिए, 84 है तो 100 में से कितना कम है, 16 कम है, मतलब 16% घट गया। तो डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग इसे आसानी के साथ लगा सकते हैं, आसानी के साथ लगा सकते हैं। जितना घटे आप उसको आप 100 में घटा दीजिए, और जितना बड़े 100 में जोड़कर आपको लिख दीजिए। फिर दोनों को जीरो हटा दीजिए, और 12 सत्ते 84 निकालने के बाद आप लोग 16% आप लोगों ने सीधा निकाल दिया, घट गया, ठीक है। क्योंकि 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 4 खिलाड़ियों का औसत आपकी उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, देखिए कुछ नहीं करना भाई, पहले बता रहे हैं कि आपके 4 खिलाड़ियों की औसत आयु इतनी है, तो कुल आयु कितनी है पहले देखते हैं। तो आप गुणा करेंगे कितने में, आप आपके 18.5 में आपके 4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 18 चौक 72 5 चौक 20 मतलब 74 आ जाएगा। तो इन सब की टोटल आयु कितनी है, इन 4 खिलाड़ियों की टोटल आयु आपके 74 है। अगर इसमें कोच को शामिल कर लेते हैं तो आपके औसत 20% बढ़ जाते हैं। तो औसत जो था आपके औसत दोस्तों जो आपका था 18.5, ये बढ़ जाता है 20%, मतलब 120/100 हो जाता है। कितना हो जाता है, 120/100 हो जाता है। तो बात को ध्यान से देखिएगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 तियाँ 15, फिर आपके 3 बच गया, 5 सत्ते 35 तो 3.7, और इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 सत्ते 42 दशमलव में लगाएंगे, और 6 त्रिक 18, 18,022, तो 200 आपके 22 मतलब कि 22.2 आ गया। 22 दशमलव क्या आ गया भाई, 22 दशमलव आपके 2 आ गया। तो इतनी आपकी क्या बढ़ गई, इतनी बढ़ गई आपके, इतनी औसत बढ़ गई। और कितने लोगों को, 5 लोगों को मिलने लगा, क्योंकि 4 तो खिलाड़ी थे और एक कोच हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया, इसमें 5 का गुणा करेंगे क्योंकि अब 5 लोग हो गए हैं, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 22 पंचे 110 और 2 पंचे 10 मतलब 1 बढ़ गया, तो 111 जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको आप गुणा करके देखेंगे तो 111 जाएगा। कहने का मतलब कि पहले आयु 74 थी, कोच को जोड़ने के बाद पूरी आयु कितनी हो गई, पहले आयु 4 लोगों की 74 थी, कोच को जोड़ दिया तो पूरी आयु आपकी 111 आ गई। तो इसको 111 में 74 को हटा देंगे तो कोच की आयु आसानी के साथ आ जाएगी। कितनी आएगी, तो 74 में इस तरफ 26 बढ़ा और उस तरफ 11, 26 1 27 37, तो 37 वर्ष आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से वीडियो को देख लेना एक बार पीछे करके, आपको करना समझ में आया हो, वैसे तो मैंने समझा दिया है। तो 37 वर्ष करेक्ट है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन का औसत का आया था, और पहली बार आयोग ने ऐसा काम किया कि जितना उसने कहा था सिलेबस में केवल उतना ही आपके पेपर में दिया है, इसीलिए काफ़ी मौज थी आप लोगों की। एकल का विलोम आया था तो एकल का बहुल होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता। दर्प का पर्यायवाची आया था तो दर्प का तो अहंकार होता है, काफ़ी क्वेश्चन आसान था। मन को हरने वाला मनोहर होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आया था कि गागर में सागर भरना, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके, थोड़े में बहुत कहना, ये होता है गागर में सागर भरना। और 5वां क्वेश्चन आपसे आया था कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्षा किस प्रकार से लिखी जाएगी, तो महत्वाकांक्षा आपकी इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों गणित आपके इंग्लिश के प्रश्न आए थे। इंग्लिश में तो हमारी सेफ्टी पिट्टी रहती है, लेकिन पेपर काफ़ी आसान आया था तो आप इसको कर सकते थे। नेहरू के बारे में दोस्तों आपका पूरा पैसेज आया था, मैंने इसको पैसेज को पढ़ लिया है, आप लोग भी चाहें तो इस पैसेज को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं।
मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसके बाद उसमें इसमें दिया गया था आपके ए पर्सन हैविंग आपके वेराइड इंटरेस्ट, ये बात दिया गया था कि भाई नेहरू आपके कई प्रकार की आपके वेराइड इंटरेस्ट मतलब कई प्रकार की चीज़ों में उनका अनुभव आपके इंटरेस्ट था। ऐसा कुछ आया था। पंडित नेहरू इंजॉयड, तो पंडित नेहरू क्या इंजॉय करते थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, आपके फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, आप इसके बाद आपके रजिस्टिंग आपके इसके बाद टायरनी, तो ये जो दिया है आपके इन तीनों को एंजॉय करते थे। कौन इन तीनों को एंजॉय करते थे? पंडित नेहरू। तो डी आंसर हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को कौन सा कथन इसमें से आपके रिफ्लेक्ट करता है, उसको आपके दिखाता है। तो ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, की जो ह्यूमन्स है इसमें बात करते हैं मानवतावादी सोच है, ये साइंस से बड़ी है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। साइंस इज आपके सुप्रीम एंड आपके ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, इज आपके सुबॉर्डिनेट टू इट, ऐसा भी नहीं कहा गया कि साइंस की सोच ज़्यादा अच्छी है मानवतावादी के लिए, ऐसे भी नहीं कहा है। ये कहा गया है कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि आपके इसमें यही कहा गया है कि साइंस और आपके ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो ये दोनों आपके इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें आपके पैसेज में दिया है, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। इसके बाद आता कि गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, आपके फेमस का सिनोनिम्स था तो भाई पॉपुलर हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। पुअर तो होगा नहीं क्योंकि गरीब होता है, एवरफुल मतलब भद्दा होता है, होगा नहीं। स्टडी मतलब आपकी स्थिरता होता है, होगा नहीं। तो पावरफुल आपके पॉपुलर होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपेक, क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। और आपके लिम्पिड की बात करते हैं, क्लियर की बात करते हैं, ये तो इनके सिनोनिम्स हैं, लेकिन एंटोनिम्स आया था तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के, मैंने इनका भी आंसर की आप में जारी कर दिया, आपको समझा भी दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग की जो आपके पेपर में आए थे, काफ़ी आसान आए थे। इसमें आया था कि भाई पक्षी विज्ञान की बात करते हैं किसकी, ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो बर्ड से समझते हैं। तो आपके नृविज्ञान की बात कर रहा था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे होंगे, तो बिल्कुल मानव से होंगे, आपके मैनकाइंड से होंगे। आपके नृविज्ञान की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो भाई दही, मक्खन और पनीर की बात करते हैं, डेयरी उत्पादन संबंधित है। तेल इससे अलग है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाई आया था कि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या होगा। देखिए इसमें कुछ दोस्तों था नहीं, आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दोस्तों पी आपके कितने नंबर पर आता है, पी आपके 16वें नंबर पर आता है, और क्यों आपके 17वें नंबर पर आता है। तो मतलब कि एक बढ़कर लिख दिया गया, आपकी +1 हो गया। फिर आर आपके आता है दोस्तों, आर आपके 18वें नंबर पर आता है, और क्यों आपके 17वें पर आता है, मतलब एक घट के लिख दिया गया, तो सीधे देखिए पहले में भाई 16 और 17 हो गया, मतलब एक बढ़ गया। दूसरे में भाई क्या हुआ, तो आपके दूसरे में आपके एक घट गया, ठीक है। पहले में एक बढ़ा, दूसरे में घटा। तीसरा ओ 15वें पर आता है, और आपके पी 16वें पर, मतलब फिर एक बढ़ गया। और इसमें देंगे तो डी आपके चौथे पर, सी आपके तीसरे पर आता है, फिर एक आपके घट गया, फिर यू की बात करते हैं कि ये 21 नंबर पर आता है, और वी की बात करते हैं 22 पर आता है, फिर एक आपका बढ़ गया। इसके बाद सी की बात करते हैं, सी आपके तीसरे नंबर पर आता है, और ई की बात करते हैं, ई आपके 5वें नंबर पर आता है, मतलब 2 बढ़ गया, मतलब 2 आपका बढ़ गया। टी आता है 20वें पर, और आपके यू आता है 22वें पर, ठीक है। यू आता है आपके, टी आता है 20वें पर, और यू की बात करते हैं तो यू आपके 21वें पर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी एक बढ़ गया, यहाँ पर आपके एक बढ़ गया। फिर बात करते हैं आई 9वें पर, और आई 9 आपके 9वें पर, और एच आपके 8वें पर, मतलब एक घट गया, फिर ओ की बात करते हैं 15वें पर, और पी 16वें पर, मतलब फिर एक आपके बढ़ गया, इसके बाद बात करते हैं यम की, तो यन और यम की बात करते हैं, यन 13वें पर, यन 14वें पर है, और यम आपके 13वें पर है, मतलब फिर एक घट गया। और बात करते हैं यस आपके 19वें पर, टी 20वें पर है, फिर प्लस में एक जुड़ गया। तो बात समझ रहे हैं, +1 फिर आप दोस्तों 5 तक तो ऐसे है, छठी नंबर पर +2 हो रहा है, और उसके बाद फिर से प्लस माइनस 1 करके ये उत्तर आपका निकाला गया। तो 3 2 5 तक की बात करते हैं तो +1 और -1 है, ऐसा ही लगा गया। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो शानदार तरीके से देखेंगे, पहले में करेंगे 15 का 16, मतलब आपकी पी होगा, चलिए ठीक है, पी होगा, ठीक है। आपके ओ की बात करते हैं, इसमें एक जुड़ेगा तो भाई ओ का पी हो जाएगा, ठीक है। आर आपके किस नंबर पर आता है, 18वें पर आता है, तो इसमें एक घट जाएगा तो भाई 17वें नंबर पर के क्यों आता है, पी क्यों हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की बात करते हैं 9वें पर है, इसमें एक जुड़ेगा तो भाई जे हो जाएगा 10वें नंबर पर। आपकी ई की बात करते हैं तो ई की बात करते हैं भाई, सब याद रखना कि ई की बात करते हैं तो 5वें नंबर पर आता है, ई आपके 5वें नंबर पर आता है, तो चौथे नंबर पर डी हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद बात करते हैं यन की, तो यन तो भाई आपके 14वें नंबर पर आता है, किस नंबर पर, 14वें नंबर पर, तो 14 का 1 15, मतलब ओ हो जाएगा। इसके बाद ए आता है दोस्तों, इसके बाद आपका क्या आता है,
इसके बाद आपका क्या सोचता हूँ, तो एन के बाद टी है, तो टी में दोस्तों आपके 2 बढ़ा था, तो टी आपके 20वें पर आता है, तो 22वें पर क्या आता है, भी आता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। और देखते हैं कि ये ऑप्शन में है कि नहीं। तो शानदार तरीके से देंगे PQJDOV इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ए आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यू हो गया, लेकिन भी होना चाहिए था, तो इस हिसाब से आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो +1 -1 +1 आपके +1 -1 और फिर आपका +2 हो गया था, और इसी हिसाब से आपको +2 वाला कॉन्सेप्ट लगा देना था, आपके ऑप्शन अपने आप ही अलग हो जाते और आपका आंसर आपके मिल जाता। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको कर सकते थे आसानी के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसकी ओर भाई, रीता की ओर। किसने भाई इशारा करते हुए, निखिल ने कहा, क्या कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। किनकी माँ का, रीता की बात करते हैं। शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आया कि रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा भाई, निखिल ने कहा। निखिल बोल रहा है भाई कि रीता की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का, भाई उनकी जो माँ है उनके जो पुत्र हैं, माँ के पुत्र मतलब भाई रीता और ये भाई 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 हैं, ये क्या आपके भाई भाई हैं, मतलब भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन है भाई, भाई बहन है, ठीक है। उनका इकलौता पुत्र हूँ, मतलब इनका भी पुत्र है, इनका भी पुत्र आपके निखिल है। तो रीता निखिल से किस प्रकार समझे थे भाई, तो आप समझ रहे हैं इनके ये पिता हैं और इनकी ये बहन है, तो पिता की बहन क्या होती है, पिता की बहन बुआ होती है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, आपके निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ, मतलब निखिल की जो माँ होंगी, उनके जो पुत्र होंगे, उनके भाई होंगे, उनका इकलौता पुत्र हूँ। तो भाई का जो पुत्र होता है भाई क्या होता है, भतीजा होता है, और वो आपकी बुआ लगती हैं, तो बुआ आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके निखिल से, तो जिससे पूछता है उसको नहीं बताना होता है, जिस निखिल से पूछ रहा है तो आपको रीता का बताना होता है, तो बुआ होगा। इसको भी कॉन्सेप्ट समझ लेना, वरना बुआ भतीजा में ही फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन आता कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। काफ़ी आसान है भाई, 25 अगस्त को अगर गुरुवार हो गया तो फिर 26 तारीख को क्या होगा, 26 को होगा आपके शुक्रवार, ठीक है, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, ठीक है, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। तो एक तो सोमवार आपके, एक सोमवार 29 को है, इससे पहले 7 दिन पहले 22 को सोमवार हुआ होगा। उससे पहले बात करते हैं तो भाई, उससे पहले बात करते हैं तो 15 तारीख को एक सोमवार हुआ होगा। उससे पहले बात करते हैं तो आपके, उससे पहले 8 तारीख को एक सोमवार हुआ होगा, और उससे पहले 1 तारीख को एक सोमवार हुआ होगा। तो उस महीने में कितने सोमवार, तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 सोमवार उस महीने में हुए होंगे, तो उसकी आंसर करेक्ट हो जाएगा 5 सोमवार। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन वाली बात नहीं थी। इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे भाइयों कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो लाइट हाउस परियोजना की बात करते हैं तो अगरतला, रांची, चेन्नई, लखनऊ की बात करते हैं, इसमें लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है, लेकिन पटना में नहीं हुआ है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो आपके हो जाएगा रिलायंस जियो 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोल्ड परियोजना की बात करते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो राजस्थान में शुरू की गई है बोल्ड परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी बात करते हैं द प्रोजेक्ट बोल्ड की बात करते हैं। बम्बो मतलब बांस से संबंधित था बोल्ड परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स की बात करते हैं तो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश आपके घाना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है घाना, जो आपके मुफ्त अंतर्गत अभी कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 55 नंबर का कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो वही सही उत्तर हो जाएगा कि सिरीसा बांदला की बात करते हैं। ये अमेरिका महिला आपके दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष बनी है आपकी भारतीय मूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरीसा बांदला याद रख लीजिएगा नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध आपके योगेश्वर दत्त के ऊपर लगाया, किसके ऊपर, योगेश्वर दत्त के ऊपर लगाया गया है। इसके बाद भाई ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भाई भारत का राज्य पूछ रहे तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले आपकी ई प्रणाली लागू की, जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली पूछा है, तो हिमाचल प्रदेश, शिमला राजधानी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISI की बात करते हैं शुरू किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए आपके UDISE प्लस शुरू किया गया। समझ रहे हैं, UDISE प्लस शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न आपके आया है। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हैं अच्छे लेवल के आपके पेपर में आए हैं। इसके अलावा भाई आपके वीवो की बात करें, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो बिल्कुल भाई भारतीय कप्तान विराट कोहली को आपके इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, AI द्वारा आधारित पोर्टल की बात करते हैं, SUPACE
ठीक है। भारत में किस न्यायालय के लिए आपको शुरू किया गया है? तो यस, यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पे, तो सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय आपके सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आपके स्टैटिक के क्वेश्चन देख लीजिए कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कितने? तो 5 राज्य हैं। सभी को पता होगा कि उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं आपके, इसके अलावा उसमें पर किसकी बात करते हैं? सिक्किम की बात करते हैं और आपके वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। ये 5 स्टेट्स आपकी सीमा साझा करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं भाई। इसके बाद कोस्टारिका की राजधानी आ गई, और ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड बन सकता था, लेकिन ऑप्शन ने काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि बीजिंग की बात करते हैं भाई, बीजिंग की बात करते हैं तो दिल्ली आपके चीन की, दिल्ली भारत की, और ढाका तो आपके बांग्लादेश की राजधानी है। तो यहाँ पर सीधा बच गया कि कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो सान जोस है। क्या है? सान जोस की बात करते हैं, ये कोस्टारिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात करते हैं, आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम यहाँ की आधिकारिक भाषा है, राजधानी कवारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 552 होगी। कितनी होगी? 1552 होगी आपके लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। इस पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन कर रहे थे, लेकिन आपके 552 मतलब आपके 552 सही आंसर बन जाएगा। आपके इसके बाद था कि व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो सभी को पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं आपके, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को आपके विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 10 ऑप्शन में नहीं था, 14 सितंबर सही उत्तर बन जाएगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कई बार आपको पढ़ा गया है कि ऑप्शन में बता दिया जाता है कि म्यांमार ऑप्शन में एक आएगा, लेकिन वो सदस्य नहीं है, बल्कि और सब देश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। इसके अलावा आपके क्या है? तो इसके अलावा आपके पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, और आपके म्यांमार नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर मालदीव सार्क का सदस्य देश है। तो म्यांमार आपका नहीं है, इस बात को याद कर लेना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो औरंगाबाद मध्य प्रदेश में आपके, मतलब कि महाराष्ट्र में है आपके अजंता एलोरा की गुफाएं। ओणम किस भारतीय राज्य की बात करते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है ओणम। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक के जो 10 क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा सिंपल के पूछ लिए गए थे। अब फिर कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? तो बुध की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोज्ड टू द सन की बात करते हैं, तो हो जाएगा मरकरी। बात करते हैं किसकी? बुध की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट आपके एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? तो रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके मदर टेरेसा प्रथम महिला हो जाती हैं, प्रथम महिला हो जाती हैं। इन्हें आपके क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। आपके राजीव गांधी को मिला ही नहीं था। और सीवी रमन की बात करते हैं तो इनको भी मिला था, भौतिक के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। सीवी रमन आपके प्रथम है जिन्हें आपके भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद उसमें गद्यांश के प्रश्न आए हैं। गद्यांश के प्रश्न मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपके कमेंट आए तो गद्यांश के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। गद्यांश और डीआई के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। करा सकता हूँ लेकिन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इनको मैं विस्तार से कराना चाहता हूँ, जिसमें और अतिरिक्त समय लगेगा। तो आपके लिए ये वीडियो लगभग 30 से कितने मिनट हो गया? लगभग 32 मिनट हो गया। तो इतना ठीक रहेगा। इसमें 70 क्वेश्चन को भाई बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है। ना सिर्फ आंसर बताया है कि जल्दी जल्दी आंसर बता दूं, बल्कि मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई क्वेश्चन को लेकर आपके मन में डाउट ना रहे। देखिए, डाउट नहीं होना चाहिए, तो डाउट ना हो इसके लिए क्वेश्चन को एनालिसिस करके, ऐसा नहीं कि फटाफट से आया भाई इसका बी, इसका सी, उसका डी, उसका पाँचवा, ऐसा मजा नहीं आता है। अच्छी तरीके से समझा दो, जिससे बच्चों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में। और इसी तरीके से शानदार तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश के मेंस एग्जाम लेखपाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। रात को 10:30 बजे हिंदी की क्लास और दोपहर को 1 बजे जीके की शानदार सी क्लासेस चल रही है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और शानदार तरीके से अध्ययन शुरू कर दीजिए। जिनका भी स्कोर 50 के प्लस आ रहा है, आपने अगर आंसर की मिला लिया, अगर 50 प्लस आपके आंसर आ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर निश्चिंत हो जाइए और शानदार तरीके से लेखपाल की एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं कितने सर और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।